हमने आपको पहले के वीडियो में आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे और ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपको जो है हम सिल्वर लेंस पढ़ा के आपको लास्ट किए थे और बोले थे कि नेक्स्ट का वीडियो जो होगा आपको वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग हैं तरंग प्रकाश की, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोला भी जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। दोनों एक ही चीज़ है। इसे कुछ लोग वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और कुछ इसे फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ समझना है वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने के पहले आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में मालूम होनी चाहिए, जो कि आपको पूर्व के वीडियो में कई बार हमने बताया है। फिर से आपको यहाँ वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने के पहले आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेना है। जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, जो कि आपको माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये सारी जो है वह हमारा कहता है कि नेचर ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी हमारा है, यानी जो लाइट हमारा है उस लाइट का नेचर क्या है, यानी उस लाइट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं, वह हमारा नेचर ऑफ लाइट है। नहीं, जैसे कि हमने बोला कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। नहीं, आप जैसे बोलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, या भी नेचर ऑफ लाइट हमारा है। नहीं, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या छाया नहीं बनता। नहीं, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही जो हमारा है आपका छाया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से बनता है। तो वहाँ पर हमको कहता है इसको पढ़ने के पहले आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो नेचर ऑफ लाइट जो है आपको पढ़ना है। सबसे पहला में लिखा है कि प्रकाश जो होता है वह आपका एक प्रकार की ऊर्जा है। याद कीजिए क्लास आप 10 में होंगे तो आपको पूछा गया होगा कि प्रकाश क्या है, तो आपने वहाँ बोला होगा कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति हम किसी वस्तु को देखते हैं। आपके ही वर्ग के जो सहपाठी होंगे उन्होंने कुछ और भी जवाब दिया होगा कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी उपस्थिति हम किसी वस्तु को देखते हैं। नहीं, किसी ने कहा होगा कि प्रकाश एक तरंग है जो बिना माध्यम के भी गमन करता है। ये बात समझना कि सबका डिफाइन अलग अलग है या किसी एक का दिया हुआ नहीं है। जितने भी आपको साइंटिस्ट थे, जितने भी आपको वैज्ञानिक थे, वह शुरू से जो थे वह नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे। वह जानना चाह रहे थे कि लाइट का नेचर क्या है, और सभी ने अपने अपने कहता है कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर सभी अपने अपने निष्कर्ष के आधार पर जो है अपना अपना क्या किया थ्योरी दिया उन्होंने। और उन्हीं थ्योरी में से कुछ थ्योरी किन्हीं का सही है, किसी का कुछ बाल के चल कर के गलत हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ उनके थ्योरी से हमें कुछ प्राप्त भी हुआ। वही हमारा क्या नेचर ऑफ लाइट है। तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ बहुत सी बातों को लिखा हमने, या किसी एक वैज्ञानिक का दिया हुआ नहीं है। यह अनेक प्रकार के साइंटिस्ट से, जितने भी प्रकार के साइंटिस्ट से सभी नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया उन्होंने, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी को बताया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नाम होता है आयांतरिक तरंग, और आयांतरिक तरंग वैसी तरंगों को कहा जाता है जिसके गमन के लिए किसी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए, जो बिना मीडियम के भी गमन करता है, बिना माध्यम के भी गमन करता है, उसी को नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंग, या उसी को बोलते हैं हम लोग हैं आयांतरिक तरंग। तीसरी बात है कि लाइट का जो नेचर होता है वह नेचर हमारा क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। और लाइट जो होती है वह जो गमन करती है, जो कैसे गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि हमें कनिका सिद्धांत से प्राप्त होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हवा से जल में जाएगा या जल से कांच में जाएगा, तो कहता है कि उसका चाल जो होता है वह बदल जाता है, और यह जो
डिपेंड करता है वह उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। ये सब हमारा जो है नेचर ऑफ लाइट है। अब इन्हीं चीज़ों का कहता है कि हमको विस्तार पूर्वक जो पढ़ना हमें है तो वह कहाँ पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में। इसलिए याद कीजिए जब स्टार्टिंग क्लास किए थे तो हम बताए थे कि ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा का नाम था वेव ऑप्टिक्स। तो आपको अब समझना है कि वेव ऑप्टिक्स कहते किसको है। तो वेव ऑप्टिक्स जो है वह भी एक ऑप्टिक्स की छोटी सी शाखा है जिसके अंतर्गत आप तरंग के संचरण के बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में, प्रकाश के ध्रुवन के बारे में, अनेक प्रकार की घटनाओं का क्या कीजिएगा आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। उसी शाखा का नाम है वेव ऑप्टिक्स। फिर से ध्यान देना है, वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत आप तरंग के संचरण के बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में, प्रकाश के ध्रुवन के बारे में, इन सभी घटनाओं का आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। उसी शाखा का नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब हमने यहाँ पर बोला था आपको कि जो नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं या किसी एक वैज्ञानिक का दिया हुआ नहीं है। तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में कहता है विशेष तौर पर कहता स्टडी करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट अध्ययन किए थे, जिनमें से कहता है सबसे पहला है न्यूटन, दूसरा हाइगेन साहब, तीसरा मैक्सवेल, चौथा मैक्स प्लांक और पांचवा डी ब्रोगली। न्यूटन है नहीं, यहाँ पूछता है कभी कभी एग्जाम में मिलता है कि कॉर्पसल थ्योरी, कनिकाय सिद्धांत का थ्योरी किसने दिया था, वह न्यूटन साहब ने दिया था। कब दिए थे, 1675 ईस्वी में। उसके बाद जो है वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव थ्योरी हमको मिला जिसे हाइगेन साहब ने दिया था। कब दिया था, 1675 ईस्वी में। आगे चल करके बताएंगे हम कि कनिकाय सिद्धांत में न्यूटन साहब ने बहुत सी बातों को बतलाया, लेकिन आगे चल करके जो है वह गलत भी साबित हुआ। लेकिन पहले हमको समझना है कि कनिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बोलना है न्यूटन साहब ने दिया। तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेन साहब ने दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो थ्योरी है किसने दिया था, तो मैक्सवेल साहब ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। और ड्यूअल नेचर ऑफ थ्योरी जो है किसने दिया, तो डी ब्रोगली ने दिया। हमको यहाँ एक एक करके पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे हम कनिकाय थ्योरी, दूसरा पढ़ेंगे वेव थ्योरी, जब ये खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके बाद आएगा क्वांटम थ्योरी, इसके बाद आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ थ्योरी। किसने कब दिया ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से उठता है, सबसे पहले उठता है कि कॉर्पसल थ्योरी, कनिकाय थ्योरी क्या है नहीं। तो न्यूटन जो थे, कहता है कि न्यूटन का सबसे पहले भौतिकी जो पिता हमारे हैं वह न्यूटन हैं, और भौतिक में कहता है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने कनिका सिद्धांत से बहुत सी बातों को बतलाया, लेकिन बहुत सा चीज़ उनका गलत भी हुआ। यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि न्यूटन के कनिका सिद्धांत को लिखे और न्यूटन के कनिका सिद्धांत के अमान्यताओं को लिखे। दो तरह का क्वेश्चन होता है। तो पहले आपको हम बता रहे हैं न्यूटन का कनिका सिद्धांत क्या क्या था। उन्होंने अपने कनिका सिद्धांत में क्या क्या चीज़ों बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लाइट का जो सोर्स होता है, जहाँ से लाइट निकलता है, जहाँ से लाइट इमिटेड होता है, तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों से कहता है कि आपको निरंतर जो होते हैं कुछ पार्टिकल का उत्सर्जन होते रहता है, कुछ कण का उत्सर्जन होते रहता है, जिसे हम लोग कनिकाएं कहते हैं। और यही कनिकाएं जब हमारे नेत्र की रेटिना पर पड़ता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह इनका पहला जो था आपको कनिका थ्योरी था। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ये कनिकाओं के कारण, ये जो कनिकाएं होती है प्रकाश रेखा में गमन करती है, तो इन कॉर्पसल के कारण ही प्रकाश जो होता है ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में जो लाइट होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा उन्होंने कहा कि जब ये कनिकाएं जो होती है अगर किसी मीडियम के समीप पहुंचता है, यानी जब लाइट करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाता है,
तो अगर वह किसी मीडियम के समीप पहुंचता है तो उसका चाल बदल जाता है। और आप जानते हैं कि अभी जो चाल बदलता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर बदलता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो कणिकाएं किसी मीडियम के समीप पहुंचती हैं तो नेचर ऑफ मीडियम के कारण जो होता है इसका चाल क्या होता है, बदल जाता है। और उन्होंने जो चौथा बात कहा था कि लाइट का जो रंग होता है, प्रकाश का जो रंग होता है, वह कहता है कि डिपेंड करता है किस पर, तो कणिकाओं के आकार पर डिपेंड करता है। तो फिर से पूरी बात को समझना है। उन्होंने सबसे पहला बात क्या कहा कि लाइट का जो सोर्स होता है उन सोर्स से क्या होता है, निरंतर आपको कुछ पार्टिकल का उत्सर्जन होते रहता है। जो कण का उत्सर्जन होता है उन्होंने उसका नाम दिया आपको कॉर्पस्यूल्स यानी कणिकाएं नाम दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं कणिकाओं के कारण जो होता है हम किसी वस्तु को क्या होते हैं, देख पाते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है वह भी हमारा किसके कारण है, किसी कणिकाओं के कारण जो होता है। आपका लाइट जो होता है बिल्कुल सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। तीसरा उन्होंने बात कहा कि जब ये कॉर्पस्यूल की एक जो कणिकाएं होती हैं अगर किसी मीडियम के समीप पहुंचता है, किसी माध्यम के निकट पहुंचता है, तो कहता है उसका चाल जो होता है बदल जाता है, जो कि नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं कि चाल जो बदलता है वह अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। चौथा उन्होंने कहा कि प्रकाश का जो रंग होता है वह भी कणिकाओं के आकार पर डिपेंड करता है। कणिकाओं का आकार कैसा है, उसी के आकार पर जो होता है इसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। ये सब जो था हमारा न्यूटन का क्या था, कणिका थ्योरी था। और बहुत सा थ्योरी था। उन्होंने कहा था कि पर जितनी भी प्रकार की प्रकाश की घटनाएं होती है, प्रकाश का प्रवर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, प्रकाश का व्यतिकरण हो, प्रकाश का विवर्तन हो, ये सारा का सारा घटना जो है वह मेरा कणिका सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन कहता है कि जैसे जैसे आगे चल करके जब नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया गया, अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने उसका स्टडी किया, क्या देखा गया कि इनके कणिका सिद्धांत में कुछ बातें सही भी थी और कुछ बातें क्या थी, गलत थी, जिसके कारण से आगे चल करके जो है कणिका सिद्धांत को अमान्य घोषित किया गया। किस कारण से किया गया यह आपको जो है कल के वीडियो में बताएंगे। तो कल हम बताएंगे आपको न्यूटन के कणिका सिद्धांत की अमान्यताएं, किस कारण से न्यूटन के कणिका सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया, यह आपको कल के वीडियो में बताएंगे। हम आपको डेली बोलते हैं कि आपकी सुविधा के लिए सारी बातों को बोर्ड पर लिख देते हैं, आप वीडियो देखें और वीडियो देख करके जो है आप नोट्स बनाएं, यही आपको एग्जाम में काम देगा।